हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए आज फिर से अपने केमिस्ट्री को जर्नी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है ना। बहुत मजा आ रही है। रिलेवेंट आए हुए सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लिक कर पा रहे हैं, कंसेप्ट समझ पा रहे हैं। उसके साथ साथ जो और अदर पॉइंट है वो भी हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि भविष्य में आने वाले समय में एग्जामिनर चाहे तो वहां से भी क्वेश्चन आपका बना सकता है। तो आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद चलते हैं, अपनी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है केमिस्ट्री की ये। ठीक है ना। और फर्स्ट यूनिट में चैप्टर कौन सा आपका ये 9 नंबर। ठीक है ना। चलो, प्रीवियस ईयर क्लास में हमने 2 चैप्टर शायद कंप्लीट किए थे, जिसमें दवा के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो भी कंसेप्ट क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन थे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। क्या नाम है इस चैप्टर का? नाम है आपका बर्जीलियस की परिकल्पना और तत्वों के प्रतीक। बर्जीलियस हाइपोथेसिस सैम्बल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। कुछ इनकी हाइपोथेसिस मतलब अभिधारणा है, किनकी? बर्जीलियस जी की। ठीक है ना। किसकी? बर्जीलियस जी की कुछ हाइपोथेसिस मतलब अभिधारणा है, जो कि अपनी अवधारणा इन्होंने बताई थ्योरी के बेस में नहीं, केवल इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना। चलो। अच्छा, हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस ये होता है कि हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि लोग अपनी अपनी मन की इच्छा वहां पे रखी। ठीक है ना। और थ्योरी का मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट उस थ्योरी पे करा जा चुका है, कई लोगों की सहमति जुटाई गई है, जो कि वो 100% करेक्ट है और प्रूव भी किया जा चुका है। ठीक है ना। तो सिंपल बेसिक ये बात थी कि ना हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस क्या था। अब आपको समझ पे आ गया होगा कि हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस क्या है। थ्योरी का मतलब होता है कि वो एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है कई बार और वो प्रूव्ड है। और ये अभिधारणा मतलब कई लोगों की अभिधारणा दी गई है, इनसे इंक्लूडेड है। ये बात थी बस। चलो चलते हैं, इस चैप्टर को करते हैं आगे सॉल्व। आइए, 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? कार्बन, आयोडीन, लोहा या फ्लोरीन। इसके बाद देखिए कुछ आपके तत्वों के नाम है, उसके बाद कुछ इसके सिंबल यानी प्रतीक के नाम है। कार्बन को संबोधित करते हैं सी से, आयोडीन को संबोधित करते हैं आई से, लोहा को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ठीक है ना। इसके बाद देखो, अतः स्पष्ट है कि लोहा के प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं। किसके? लोहा के प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है। कौन सा? एफ ई। तो वही तो आपसे पूछ रहा था कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं? तो वो क्या है आपका? लोहा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना कि किस लैंग्वेज में आपसे पूछना चाह रहा था क्वेश्चन। ठीक है ना। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था क्या कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से मिला नहीं, अक्षरों से किया जा सकता है, मिलाया नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। किसने किया था? बर्जीलियस ने। तो आपका क्या होगा? बर्जीलियस की ही चर्चा हो रही इस चैप्टर में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट होगा, बर्जीलियस जी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलो। अच्छा, ये जो आपके बर्जीलियस जी हैं, इनके बारे में कुछ यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया। बर्जीलियस जी समझते हैं इनके बारे में। 1811 मतलब 1811 ईस्वी में बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिक के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति प्रचलित की। ठीक है ना। 1812 ईस्वी में इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन सा? द्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार प्रत्येक लवण या यौगिक के 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग होते हैं इनके अकॉर्डिंग। एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। अथवा एक अम्लीय और दूसरा क्षारी होता है। ठीक है ना। एक अम्लीय और दूसरा क्षारी होता है। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का, क्या सुझाव दिया? कि तत्वों के प्रतीकों का
निर्धारण तत्व के नाम के आगे के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। ठीक है, आगे के एक या दो तत्वों से किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि कुछ तत्व के नाम, उसके बाद कुछ परमाणु संख्या और कुछ संकेत चिन्ह। सीरियस मतलब कि क्या, इसकी परमाणु संख्या होती है 58 और सीई से डिनोट करते हैं इसे। इसके थोरियस, ठीक है, जो आपकी थोरियस है क्या है, 90 परमाणु संख्या होती है, इसके टीएच से डिनोट करते हैं। सिलिकॉन 14 परमाणु संख्या होती है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको एसआई से। इसके बाद देखो टाइटेनियम जो आपको होता है 22 परमाणु संख्या होती है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 22, और इसको टीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी कुछ बर्जीलियस के बारे में कुछ जो इनकी अवधारणा थी, जो इन्होंने कहा, वो सब आपको पूरा का पूरा यहाँ पे बता दिया गया। किसके, ये आपके जो बर्जीलियस जी हैं, ये देखो, ये बर्जीलियस जी। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने हैं? किसने दिया, प्राउस्ट ने या बर्जीलियस ने या लेवोइस, क्या है लेवोइजियस या फिर डेमोक्रिटस ने? बताइए। अब आप पीछे पढ़ चुके हैं ना भाई, क्या आपके बर्जीलियस जी हैं? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप नीचे पॉइंट पढ़ सकते हैं। क्या उदाहरण, एल्यूमिनियम एल, ठीक है ना, कोबाल्ट आपका सीओ, जिंक आपका होता है जेडन, एक्सेट्रा। बाकी आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि क्या, देखो जॉन्स जैकब बर्जीलियस एक रासायनिक थे, क्या थे, एक रासायनिक थे, जिन्होंने एक सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में रिप्रेजेंट मतलब लिखा जाता है। ठीक है ना, कोई भी तत्व हो, जैसे कि मान लो आपका हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, इसमें तो एक ही अक्षर है, लेटर है। और हीलियम मतलब कैपिटल ए, मतलब एक अक्षर कैपिटल, उसके बाद जो आपका होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है ना, तो ये कहा गया है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लैंक, इसके बाद कह रहा है, ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। किसने कहा था, लेवोइयर ने या थॉमसन ने या आपके डाल्टन जी ने या बर्जीलियस जी ने? तो आप जानते हैं कि इसने किसने दिया था इसका, बर्जीलियस जी ने, लेवोसियर ने नहीं। चलो चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे 131 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। कह रहा है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक के में केवल एक अक्षर होता है? तांबा, कार्बन, क्लोरीन या कैल्शियम? तो आप जानते हैं किसमें होता है, वो होता है आपका कार्बन में होता है, सी। एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 12, ठीक है ना, परमाणु संख्या आप देखिए तांबा तो सॉरी कार्बन, ठीक है ना, केवल इसमें होता है एक कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए तांबा Cu जो होते हैं, क्लोरीन Cl डबल होते हैं, इसके बाद कैल्शियम Ca। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 132 नंबर क्वेश्चन का, दिया गया प्रतीक, ठीक है ना, ये दिया गया प्रतीक जो है तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसका, कार्बन का, पारा का, सोना का या हाइड्रोजन का? तो आप जानते हैं किसका प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन का। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक पॉइंट अंदर लगा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन। और बहुत ही पहले पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन की चर्चा की गई है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा किसमें लिखा जाता है? ठीक है, में लिखा जाता है, तीसरे अक्षर, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर या मोटे अक्षर? कह रहा है मोटे अक्षर में भी लिखा जा सकता है तीसरे तिरछे अक्षर में? ये भाई तिरछा अक्षर क्या हो, मतलब तिरछा का मतलब अगर आप एच बना रहे हैं तो क्या एच का आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये स्टाइल में? नहीं, छोटा अक्षर नहीं, सबसे पहला लेटर जो होगा वो आपका हमेशा बड़ा अक्षर में लिखा जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए
नेक्स्ट आपका इस यूनिट का चैप्टर नंबर 10 शुरू होता है, 10 नंबर चैप्टर, ठीक है ना, कौन सा 10 नंबर चैप्टर। 9 नंबर चैप्टर बहुत ही छोटा सा था। अब चलते हैं इस चैप्टर से क्या पूछा, कह रहा है कि धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइड, ये कहाँ पे होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइड, एस पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक में होते हैं। ये आपका एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और नीचे लेक्टेनाइट और एक्टेनाइट, लेक्टेनाइट और एक्टेनाइट, ठीक है, इन दोनों को उठा के नीचे से एफ ब्लॉक का बना दिया गया, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा कठिनाई हो रहा था, इस वजह से उस ब्लॉक को नीचे कर दिया गया। आपका जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है ना, यहाँ से आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड, ठीक है ना, ऐसे करके सबका कैटेगराइज बटी हुई है। यहाँ से पीरियोडिक टेबल देखना, वहां पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए धातु, अधातु और उपधातु, मतलब मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स। चलो चलते हैं इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। कह रहा है कि 134, इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। मतलब उपधातु का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ से, धातु का मतलब होता है मेटल्स, ठीक है ना, अधातु का मतलब नॉन मेटल्स है, और उपधातु का मतलब मेटोलॉइड्स, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझते हुए चलना है। आइए, कह रहा उपधातु कौन सा है। पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक आज पढ़ना जाके, आप थोड़ा पढ़ना क्या, देखना जाके, ठीक है ना, तो आपका निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जर्मेनियम, ठीक है ना, जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी, जीई। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। सल्फर और फास्फोरस, या हाइड्रोजन और हीलियम, या कार्बन और नाइट्रोजन, या सिलिकॉन और अर्जेनियस, जर्मेनियस, सॉरी जर्मेनियस, क्योंकि आपके पीछे देखा था क्या, जर्मेनियस ये था। अब देखिए, अब देखते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियस यम, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्ध धातुएं हैं, ठीक है ना, ये बात तो सत्य है। इन्हें अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहते हैं, इनको सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं, ठीक है, कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं। इसके बाद देखिए कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जैसे गैलियम, आर्सेनाइड, ठीक है ना, आर्सेनाइड या कैडमियम या सेलेनाइड, ठीक है ना, ये आपके क्या होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अर्धचालक भी होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी, सिलिकॉन और अर्जेनियम। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 136 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। कौन सा तत्व उपधातु है, बिस्मथ, ठीक है, या सेलेनियम, या एंटीमनी, या आयरन। अब देखिए यहाँ से उपधातु वे तत्व होते हैं, उपधातु का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके उपधातु। उपधातुओं की कुल संख्या कितनी होती है, आपकी 7 होती है, ये आपको याद करके चलना है। उपधातुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 7। कौन कौन से होते हैं, बोरान, सिलिकॉन, अर्जेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेटेरियम और पोलोनियम, ठीक है ना, फिर से रिपीट करते हैं, क्या क्या होते हैं आपके, बोरान, सिलिकॉन, अर्जेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम, ठीक है ना, उसके बाद पोलोनियम। ये आपके कुछ 7 तत्व होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको याद में रखे चलना है। इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपका उपधातु है, ठीक है ना, एंटीमनी। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 37 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है।
कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? तो यहां से देखिए, जर्मेनियम जो कि जी तत्व ना तो धातु है और ना ही उपधातु है, ये एक अक्रिय गैस है, ठीक है ना। अर्थात यह एक उपधातु है, ठीक है, जो कि किसी भी की रिएक्शन नहीं करती है, जीरो जीरो बैलेंस चला जाता है उसका। उपधातु एक रासायनिक तत्व होता है जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातुओं के अन्य उदाहरण हैं जैसे कि हो गया सिलिकॉन, आर्सेनिक एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सारी अक्रिय गैस होती है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका अधातुओं, 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? देखते हैं इसका क्या सत्य होगा, क्या असत्य होगा। सबसे पहले तो पढ़ते हैं ना स्टेटमेंट, तभी तो आप पता लगा पाएंगे। देखिए, धातुएं प्राकृतिक में विद्युत ऋणा, देखो क्या कह रहा है, धातुएं प्राकृतिक में विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ये बात तो सत्य है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंद बनाती हैं, बहुत बढ़िया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा था कौन सा कथन सत्य है। इसके बाद देखिए, धातुएं प्राकृत में विद्युत ऋणात्मक होती है, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि देखिए ऋणात्मक थे तो सही, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंद बनाती, नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाती है, त्याग तक, यहाँ तक तो बात सत्य थी, बाकी ये वाली बात आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। तो समझ पाए ना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, बाकी आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, देखिए स्लाइड पे दो क्वेश्चन है आपका, 139 नंबर और 140 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है। और नीचे वाले में देखिए, तो कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। उपधातु और धातु बताना है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि देखिए क्योंकि सिलिकॉन और आर्सेनिक और एंटीमनी तो आपकी धातु थी, पर कह रहा उपधातु नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेनियम, सिलेनियम, ठीक है ना, ये आपकी उपधातु नहीं है। अब चलते हैं, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, बताइए कौन सी धातु नहीं है निम्न में से। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं। धातुएं जो हैं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, सॉरी ऋणात्मक नहीं, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होती हैं, धनात्मक। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? यहां से आप देखिए थोड़ा सा नोट, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है ना, प्रकृति में धनात्मक होती हैं। इसके बाद क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और धना धनावेशित आयन बनाती हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए Na के, ठीक है ना, उसके बाद Ca और Mg एक्सेट्रा। अब आपको बताना है कि सीक्वेंस में कौन सा सही है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेंज लग रहा है, और सही से पढ़ना है, सटीक आंसर इसको आपका देना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है किसके लिए, ऋणायन बनाने के लिए, नहीं, रॉन्ग। इसके बाद देखिए, धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ये बात गलत है। कह रहा धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, नहीं, तो जो बचा वही आंसर। कह रहा है कि धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक की प्रकृति विद्युत, हाँ, या धनात्मक होती है, किसकी, धातुओं की, अर्ध धातुओं की, धातुओं की, या उप धातुओं की। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, धातुओं की। बाकी आप नीचे से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु का वह गुण है,
कौन सा धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में डाला जा सकता है? ठीक है ना, मतलब तार के रूप में डाला जा सकता है। चालकता, अन्यता, या संरंधता, या आघात वर्धनीयता। बताइए क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी या सी, अन्यता। ठीक है ना, तार के फॉर्म में जब आएगी तो वो अन्यता होगी। ठीक है ना, याद करके रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं कौन सी धातुएं, उपधातुएं, अधातुएं, या अर्ध धातुएं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप जानते हैं धातुएं होती हैं। बाकी आप नीचे कंसीडर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है सीधी रेखा, वर्गाकार, वक्र, या वृत्ताकार। तो देखिए यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनित, ठीक है, कह रहा है किसी भी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं जिसे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु के मुक्त, हाँ, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ वक्र होता है। ठीक है, वक्रकार होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, कह रहा धातुओं के किस गुण के कारण उनके उत्तर फाइल बनने में आसानी होती है? आघात वर्धनीय, तन्यता, चालकता, या प्रतिध्वनि नियात्मकता। ठीक है ना, बहुत ही बड़ा और लेंदी शब्द था ना। चलो चलते हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आघात वर्धनीयता। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि धातुओं के पतली धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? चलिए यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो, देखो, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है ना, मेटल कहलाते हैं। और धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, इसको आप बहुत ज्यादा खींच सकते हैं। ठीक है ना, कई कई सारे डिजाइन आप देखेंगे सोनार के, उसमें जाते हैं, कई शेप बना देता है मोड़ जोड़ के। ठीक है ना, चलो चलो, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और 1 ग्राम सोने से 2 kg लंबा तार, कह रहा 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। केजी नहीं, केजी में तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा है, एक, समझना मेरे भाई, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि 1 ग्राम सोने से, केवल 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपको याद रखना है कि 1 ग्राम, बताओ, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब आपको लेना है 1 ग्राम और उसको बनाना है 2 किलोमीटर तक का। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, एक स्लाइड में आपके 2 क्वेश्चन है, सही से पढ़ेंगे। पहला है कि धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तननसलता, या चालकता, या सुरीला, हाँ, सुरीला, या आघात वर्धनीयता। इसको पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? सबसे पहले तो इसका आंसर दीजिए कि बताइए, तननसलता, या चालकता, या सुरीला, या आघात वर्धनीयता। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। ठीक है ना, इसका बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? कौन सा धातुओं के बारे में कह रहा गलत है? वे तन्य और आघात वर्धनी होती हैं, ये बात तो सत्य है। के बाद वे ताप और विद्युत
की सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं, ये बात सत्य है। और इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये बात भी सत्य है। तो देखिए वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ये नहीं, विद्युत ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग गलत ढूंढना तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, मतलब डी सही हो जाएगा, गलत वाला ढूंढना था। चलते हैं नेक्स्ट 150 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में क्या विद्यमान होती है? धातु अपनी वास्तविक स्थिति में क्या विद्यमान होती है? पढ़ते स्टेटमेंट पहली, ए नंबर, अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में नहीं, मुक्त स्थिति में, ये बात सत्य है, मुक्त स्थिति में करेक्ट हो जाएगा। गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में नहीं, कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 151 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? धातुओं का, हाँ सॉरी, अधातुओं की बात कर रहा है, धातुओं नहीं, अधातुओं का भौतिक फिजिकल गुण नहीं है। ठीक है ना, कौन सा? केवल ठोस अवस्था में होते हैं, या आघातवर्धनी ना होना और तन्यता, या ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, या निम्न गलनांक और क्वथनांक होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। अधातुओं का भौतिक गुण जो होता है, कह रहा है नहीं वाला ढूंढना, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? केवल ठोस अवस्था में होते हैं। निम्न में से कौन सा धातुओं का गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर ए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 155 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ठोस द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? धातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस, मतलब निष्क्रिय तत्व, मतलब अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है इसको, या उपधातु। बताइए क्या पाया जाएगा? तो नीचे पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और कुछ क्या उपधातु की संख्या, अधातु की संख्या और धातु की संख्या, सभी की संख्याओं का आप पता भी लगा पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अधातु। बाकी पढ़ते हैं, यहां से देखो, धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। धातुओं से जो भिन्न तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अधातु। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में धातुओं की संख्या कितनी है? धातुओं की, सॉरी, अधातुओं की, सबसे पहले बता रहा है कि अधातुओं की संख्या आपकी 27, जिनमें से 11 गैस हैं, 11 गैस हैं, 15 ठोस व एक द्रव है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। गैसीय धातुएं ब्रोमीन, द्रव धातु व सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि ठोस धातुएं हैं। ठीक है ना, इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो आप बता चुके थे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 153 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किसके? मेटल के अकॉर्डिंग कौन सा आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि रॉन्ग है? पढ़ते हैं एक एक करके स्टेटमेंट, उसके बाद आंसर देते हैं। कह रहा है सभी धातुएं चमकती हैं और उन्हें पालिश किया जा सकता है। नहीं, गलत वाला ढूंढना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कि सभी धातु पारे, और वैसे है तो सही, फिर भी इसके अकॉर्डिंग गलत ढूंढना है ना। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में और मुलायम होती हैं। क्या सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल में और मुलायम होती है? ये बात गलत है, मतलब गलत है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी सही। ठीक है ना, बाकी सही है सब। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं। सभी धातु आघातवर्धनी और नमनीय है, ये बात भी सत्य है, पर इसके अकॉर्डिंग गलत वाला ढूंढना था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी मेरे भाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आई 154 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नन्य नम्न या लचीली होती है? ठीक है ना, नम्न का मतलब ही ज्यादा लचीली हो।
अब देखते हैं, लचीली धातुओं का क्रम इस प्रकार है। इसको क्रम वाइज भी आप देखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाए तो बताना भी पड़ेगा। लचीली धातुओं का क्रम इस प्रकार है: सोना, ठीक है, उसके बाद चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, टिन और सीसा, जिंक तथा लोहा, ठीक है ना। अतः दिए गए विकल्प में चांदी सबसे अधिक लचीली धातु है, ठीक है ना। अतः दिए गए सबसे चांदी मतलब एजी, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। आइए यहां से, कह रहा है 155 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है लोहे लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? जस्ता, तांबा, कार्बन या सोडियम? बताइए। तो यहां से देखिए, शुद्ध रूप में लोहा लोहा की सामर्थ मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ कम होती है, क्षमता। हाँ, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य को और इंक्रीज मतलब बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। किसकी? कार्बन की। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इस्पात मतलब स्टील लोहा तथा कार्बन की मिश्र धातु होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम 1.5% तक होती है, ठीक है ना। ये चीजें समझ में आनी चाहिए बस। और चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपसे, सबसे नमनीय और तन्यशील धातु कौन सी है? तो यहाँ से थोड़ा पढ़िए, सारा कुछ आपको क्लियर होगा। एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, निकेल, निकेल, जिंक, टिन, क्रोमियम और आदि। कह रहे लौह अलौह धातुएं हैं। क्या? अलौह धातुएं हैं। इनमें कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना तथा चांदी विद्युत के सुचालक हैं। और देखो, सोना सबसे अधिक तन्यशील, हाँ, होता है। तन सबसे सबसे तन्यशील कौन सी धातु है आपकी? सोना, ड्यूक्टाइल, ठीक है ना। उसके बाद क्रोमियम संरक्षण, ये संरचना संक्षारण की प्रतिरोधी धातु, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि जिंक का प्रयोग धातुओं पर प्लेटिंग की, क्या कह रहा है, प्लेटिंग क्रिया में किया जाता है। टिन धातु के ब्रुश बनाए जाते हैं, ये बात भी याद रखना है। जो टिन धातु होती है कौन सी? जिंक का प्रयोग धातुओं पर प्लेटिंग क्रिया में किया जाता है तथा टिन धातु का टिन धातु का प्रयोग क्या? ब्रुश बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है ना, एल्यूमिनियम। अरे सॉरी, सोना। सबसे नमनीय तन्यशील धातु क्या है आपकी? सोना, एयू। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैलिएबल, हाँ, मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? गैर धातु, गैस धातु या गैर धातु के यौगिक। तो देखिए, जो आपका मैलिएबल होता है के गुण को धातु दर्शाता है। क्या? धातु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ठोस धातु के लचीलापन से है। क्या? लचीलापन। सोना में, हाँ, सोना में मैलिएबल गुण सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें? सोना में मैलिएबल गुण सबसे अधिक पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? सोना, चांदी, गैलियम या जर्मेनियम, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, गैलियम। बाकी आप नीचे पढ़ सकते हैं, देखा गया आपका। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक जीए, ठीक है ना, होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसे सफेद होती है। यह सामान्य ताप में तरल अवस्था में होती है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? आघातवर्धनीय, कठोरता, तन्यता या धात्विक चमक? तो आप जब नीचे ये स्टेटमेंट पूरी जो नोट आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हम ये बता दे रहे हैं कि इसमें करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका डी, धात्विक चमक, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट।
आइए 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु आघातवर्धनी और कोमल होती है क्यों। कह रहा है कि धातु जो होती है, अभी तक आप पढ़ते आ रहे, टिक भी करते आ रहे कि धातु जो होती है आघातवर्धनी होती है और कोमल होती है क्यों। क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं इसलिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है। क्या चपटा किया जा सकता है, चपटा। और उसे आघातवर्धनी कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनी का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन सा आघातवर्धनी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है इसमें। ठीक है, इंडियम पन्नी, ये आपका आघातवर्धनी का उदाहरण है। चलते नेक्स्ट 162 नंबर कह रहा है धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं। तो यहां से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिक या कम प्रतिक्रियाशील उभयधर्मी ऑक्साइड या उदासीन या अम्लीय। नीचे पढ़िए धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक क्षारीय होते हैं। ठीक है ना, क्या बेसिक क्षारीय होते हैं। लिंक मिला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे अधातु कक्षीय मतलब कि इसके जो ऑर्बिट है कि क्या अधातु का ऑर्बिट ताप पर तरल होती है। पारा, ब्रोमीन, कैल्शियम या सल्फर। यहां से क्लियर होगा। देखो ब्रोमीन हैलोजन श्रेणी का तत्व है। ब्रोमीन जो है कौन सी श्रेणी का तत्व है, हैलोजन श्रेणी का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 35 यानी 35। इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक, देखिए यहां से देखिए इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक, किसके, फ्रांस के वैज्ञानिक कौन से थे, वेलाइड, ठीक है, ने की थी। किसने, वेलाइड ने की थी। यह सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है ना, जो द्रव अवस्था में भी रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना, ब्रोमीन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आई स्लाइड में आपके दो क्वेश्चन 164 165 नंबर कह रहा है कि एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। ब्रोमीन, पारा, बोरान या क्लोरीन। क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रोमीन। नेक्स्ट पढ़िए 165 नंबर क्वेश्चन क्या है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है कैल्शियम, पारा, हीलियम या ब्रोमीन। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ठीक है ना, ब्रोमीन। चलते हैं नेक्स्ट। 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर या कॉपर। तो यहां से देखिए सौर पैनल फोटोवोल्टिक, हाँ, फोटोवोल्टिक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव है के माध्यम से विद्युत उत्पाद करने के लिए सूर्य के मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा देखो, फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सौर पैनल फोटोवोल्टिक, हाँ, फोटोवोल्टिक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा फोटॉन, ठीक है ना, क्या, फोटॉन का उपयोग करते हैं। सौर पैनल मॉड्यूल में वेफर, हाँ, वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेल्यूराइड या सिलिकॉन आधारित है, आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आई एक्सरसाइज में कह रहा है कि अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल अम्लीय होते हैं भाई इसमें। ठीक है ना, आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होती हैं। क्या होती हैं,
अम्लीय, उभयधर्मीय, उदासीन या क्षारीय। तो यहाँ से आप पढ़िए, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आवर्त सारणी जो होती है आपकी पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, बताइए सर। आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइड, ठीक है ना, में वर्गीकरण किए जाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। उभयधर्मी, ठीक है ना। अब ये तो आप बात जानते हैं कि आपके जो मेटल, मेटोलाइट एंड नॉन मेटल होते हैं, ये आपके पी ब्लॉक के तत्व में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है ना, किसमें, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है ना। यौगिक को अम्ल मतलब एसिड और क्षार मतलब बेस दोनों से अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय, ठीक है ना। चलो बताइए, 168, 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 169, 169 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है जिन तत्वों के धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु, ठीक है ना, मेटलाइड मतलब मेटलाइड कहा जाता है। ये बात तो जानते हैं। जो आपके मेटलाइड होते हैं क्या, निम्नलिखित में से किस उपधातु, हाँ, के रूप में जाना जा सकता है। कार्बन, आयोडीन, तांबा या जर्मेनियम। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जानते हैं आप क्या, जर्मेनियम। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 170 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जा सकता है, बताइए। तो यहां से देखिए थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। देखिए सौर सेल एक ऐसी युक्ति है, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, इसके प्रयोग से सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, जो कि सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और सौर सेल बनाने में गैलियम, ठीक है, आर्सेनिक, जो कि जीए और ऐसे आर्सेनिक, गैलियम और आर्सेनिक तथा सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, गैलियम और आर्सेनिक, ठीक है ना, जैसा कि ये लिखा है आप देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 171 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, सीसा, ब्रोमीन, सोना या सिलिकॉन। ये पॉइंट पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी हम आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट है भाई इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सिलिकॉन। बाकी आप सीक्वेंस से देख सकते हैं इसका। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, स्लाइड में आपके दो क्वेश्चन है, 172 एंड 173। अब इनके दोनों के आंसर आपको बताने हैं स्पीड में। कह रहा है कि ब्लैंक सरफेस, कह रहा वैद्युत ऋणात्मकता तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेश आयन बनाते हैं। मिश्र धातुओं या अधातुओं या यौगिकों या मिश्रणों, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी, ठीक है ना, वो आपके क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यता सत्य नहीं है। कह रहा समानता सत्य नहीं, सत्य नहीं की बात की जा रही है आपसे, ठीक है ना, सत्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, चालक या हल्के पदार्थ या भंगुर या मंद एवं दीप्त रहित। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना, केवल चालक, हल्के पदार्थ नहीं होंगे, भंगुर नहीं होंगे, दीप्त रहित नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, हल्के पदार्थ, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, चालक क्या कर दिया मैंने, सत्य नहीं बताना है आपको, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल चालक, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 174 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा निम्नलिखित
विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को, हाँ उपधातुओं को गुणधर्म है, कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है, वो नहीं उपधातुओं का गुणधर्म होना चाहिए। धनायन या अर्धचालक या आघातवर्धनी या तन्य। तो यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट है पढ़िए। उपधातु मतलब मेटेलॉइड में धातुओं और उपधातुओं दोनों के गुण होते हैं। इसके गुणधर्म इस प्रकार हैं। अर्धचालक आमतौर पर, ठीक है ना, अर्धचालक आमतौर पर ठोस, चमकदार, नाजुक, बिजली का मध्यवर्ती, कंडक्टर, ठीक है ना। इसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि उपधातुओं के उदाहरण हैं जो कि अर्धचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग की जा सकती है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अर्धचालक। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 175 नंबर क्वेश्चन कहता है अधातुएं विद्युत की अक्षीय, हाँ अक्षीय सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधन होते हैं। परमाणु में या इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में या न्यूट्रॉन में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन नहीं। कह रहा है कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहां से देखिए अधातुएं धनायन नहीं बनाती हैं क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं तथा ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, धातुएं ऋणायन बनाती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि गलत वाला ढूंढना था तो इसके अकॉर्डिंग गलत आपका ये हो जाएगा। गलत है फिलहाल, आप उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सही। ठीक है ना। बात मेरी समझ पाए अपना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है। इसी यूनिट का चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 11। ठीक है ना। कह रहा है मिश्रण, मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां। किसको कह रहा है, मिश्रण को अलग करने की विधियां। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, शायद इसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन एंड मिक्सचर। चलो चलते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फाइड। यहां से देखिए आप अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आयोडीन। ठीक है ना। क्या कह रहा है, अमोनियम क्लोराइड जो आपका क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद देखिए आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके बाद नेफ्थलीन। ठीक है ना। बहुत ही अजीब नाम होते हैं, आपको सबको सही से पढ़ना है। एंथ्रासीन ही मात्रा ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकती है। ठीक है ना। तो बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, तो करेक्ट हो जाएगा आपका बताइए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। आप नीचे से देख पा रहे हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 178 नंबर क्वेश्चन। ये फिगर के माध्यम से कुछ पूछना चाह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो यहां से देखिए ऊर्ध्वपातन का पहले मतलब समझते हैं। ऊर्ध्वपातन जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो कर देखो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो फिर आगे रिएक्शन क्या होती है, करके तो वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए। ठीक है। तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ पाए ना, जब उसको गर्म करेंगे और वह प्रक्रिया गैसीय अवस्था में इंक्लूड हो जाए तब उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ को गर्म करें तो क्या होगा। अब देखो ये आपकी बर्फ है, नीचे आपने किसी भट्टी वगैरह के नीचे लगा दिया या अपने गैस सिलेंडर घर में किचन में गए वहां पे यूज कर लिया, जलाया,
तो वह ठोस अवस्था में थी, द्रव हो गई, फिर वह गैसियस फॉर्म में चली गई। ठीक है ना, तो कह रहा है इसलिए बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं है। क्या बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपका एक, सॉरी एक करेक्ट हो जाएगा, क्या आइस। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 179 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन सी विधित, हाँ मतलब विधि, जल को पंकिल जल से अलग करेगी? ये आपका पंकिल जल का होता है, यहां से समझ में आएगा। देखो, कीचड़ युक्त पंकिल जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छनते हैं। हाँ मतलब छनते छानते हैं। आप किससे छानते हैं? चलनी से या छलनी से? बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलो, इसके बाद करिए, बताइए। इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते हैं। समझ पाए ना, जब इसको फिल्टर कर देंगे तो आपके जो वो होगा फिर वो प्यूरिफाई हो जाएगा। समझ पाए ना मेरी बात? इसके बाद बताना है आपको इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं, फिल्ट्रेशन। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं। बताइए 180 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? किसमें? जल शोधन में। परासरण, विपरीत परासरण, ठीक है ना। सबसे पहले तो याद पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। किससे शुद्ध किया जाता है? विपरीत परासरण, ऑप्शन नंबर बी। केवल परासरण नहीं, उसके साथ साथ विपरीत परासरण भी होना चाहिए, ठीक है ना। रिवर्स परासरण, मतलब सॉरी रिवर्स नहीं, अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। अब बाकी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन आपको बता दिया कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? स्फीति दाब, रिवर्स परासरण या परासरण या साइलो साइटोलियस क्या पढ़ेंगे इसको? साइटोलिसिस, ठीक है ना। क्या करेंगे, इतने अजीब अजीब नाम होते हैं, पढ़ना तो धीमे धीमे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, रिवर्स परासरण, ठीक है ना, रिवर्स परासरण। बताइए, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 182 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले तो देखिए कि आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन था, एक पॉइंट इसमें आपको और बताना हम चाह रहे थे। देखो, रिवर्स परासरण, इस वाले पॉइंट में थोड़ा देखिए। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? वो आपका विपरीत परासरण है। बाकी आप यहाँ से जो आप पॉइंट पढ़ेंगे, इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप गौर कर लेना, एक बार आप पढ़ लेना। करेक्ट, चलो। बाकी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, चलो। विलयनीकरण क्या कहलाता है? ठीक है, डिसाइलेशन क्या है? अब आपकी कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से बताना क्या कहलाता है। यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है, या यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी के खनिज पदार्थ को अलग करती है, या यह कैफीन, हाँ मतलब कैफीन हटाने की प्रक्रिया है, या यह सड़न, मतलब सड़ जो कुछ चीज सड़ जाती है, सड़न क्षय की प्रक्रिया है। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट इसका? इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ठीक है ना। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। करेक्ट, विलवणीकरण कहते हैं इसके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो का विलवणीकरण है, करण जो आपका है, इसकी जो थ्योरी मतलब डेफिनेशन होगी, कैसे क्या इसको डिफाइन करेंगे, तो वो आप पढ़ सकते हैं भाई यहाँ से, ठीक है ना, ये आपका। चलो चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट आइए 183 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी से जब केवल हाइड्रोजन अलग करेंगे तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विद्युत विघटन या ओजोनीकरण या ओस्मोसिस या ऑक्सीकरण। बताइए मेरे भाई क्या कहेंगे। इसको करेंगे बड़े प्यारे शब्दों से। ऑप्शन नंबर ए विद्युत विघटन। ठीक है ना, बाकी आप नीचे पढ़ सकते हैं। ये आपकी रिएक्शन है, इसको हैंडल करेंगे, पानी आप बाहर निकालेंगे। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। भाई नहीं शब्द पे थोड़ा ध्यान देना। सोडियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड या कपूर या नेपथलीन। बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम सल्फेट। पॉइंट आप नीचे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोरेट। हाँ क्लोरेट या अमोनियम सल्फेट। बताइए किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड। करेक्ट। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी देख सकते हैं यहाँ से, ये NH4Cl। करेक्ट। चलते नेक्स्ट 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। ये रिएक्शन भाई आपको आनी चाहिए। रिएक्शन की कुछ आपकी कंडीशंस होती हैं जो कि आपकी क्लास 12th में समझना था चीजों को। तो चलिए यहाँ पे हम आपको केवल आंसर बताएंगे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। करेक्ट। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। सबली से मिलकर बना है सब्लिमेशन। सबली का मतलब होता है अगर उसमें चले जाए तो वो भाई बहन जुड़े हुए। ठीक है ना। चलो सबलिंग। अब आइए यहां से 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। बताइए। ये पॉइंट आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, बाकी आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी क्योंकि देखिए हमने इसीलिए सारे पॉइंट आपको लिखा दिए हैं। बाकी इसका करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेल और पानी। करेक्ट तेल और पानी। यहाँ से देखिए जैसा पानी में तेल और पानी डालने पर भी तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। ये प्रक्रिया तो आप करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया होगा। 188 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे भाई समुद्र के पानी के अल अलवणीकरण, ठीक है ना, के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकी में से क्या है। बताइए। कुछ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके बाद अलवणीकरण, ठीक है ना, इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। बताइए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर निस्पंदन या आश्वासन आसवन। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आपका आसवन। करेक्ट। संघनन नहीं होगा, वाष्पीकरण तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए 189 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण या ऊर्ध्वपातन या अपकेंद्रण या क्रोमेटोग्राफी। बाकी आप नीचे से पढ़ेंगे। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl और सामान्य नमक NaCl के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। और द्वारा अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में चला जाता है। भाई मेरे चला जाता है। तो बताइए क्या करेक्ट क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत मजा आ रही है ना चलो जिंदगी में हंसते रहना भाई, पता नहीं क्या हो जाए। बस इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। तो अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर को कवर कर लिया है।
ऑलरेडी 11 चैप्टर पूरे फिनिश कर चुके हैं, रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चनों के साथ विद कंसेप्ट एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत मजा आ रही है। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे क्लोज, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, तब तक के लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।